हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सचिन भारद्वाज। हम लोगों ने लास्ट इकोनॉमिक्स की क्लास में इंडिया ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस करा था, जिसमें कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स को समझा था। आज हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास आगे के लिए क्या सिचुएशन अवेलेबल थी अपनी इंडस्ट्रीज को सुधारने के लिए। तो उसका बेस यहीं से बनेगा अगर आपको आगे फर्दर चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह चैप्टर है जिसमें कि आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्लानिंग भी देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ब्रिटिशर्स ने हमारे पे कभी इंडस्ट्री वाइज ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो अधिकतर चीजों पे ध्यान नहीं दिया हमारी, पर बेसिकली उनका मेन मोटिव ये था कि इंडिया के अंदर कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, कि ऐसी इंडस्ट्री की जो कि फर्दर प्रोडक्शन कर सके या कोई भी माल आगे बना सके। तो पहला टॉपिक है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें कि इसको करने के लिए उन्होंने सबसे पहले हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होती है? आपने देखा होगा इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है, आज भी वर्ल्ड फेमस है काफी चीजें इंडिया की हैंडीक्राफ्ट में। उस टाइम पे हम भी लोग थे, हैंडीक्राफ्ट चीजें ही खरीदते थे, इंडिजीनियस गुड्स ही खरीदते थे जो कि इंडिया में बनते थे। पर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपने मोटिव के लिए हमारी इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म किया। अब इसको कैसे खत्म किया? आपने देखा था कि पहले यहाँ पर प्रिंसेस का रूल हुआ करता था, प्रिंस या किंग रूल करते थे। अब जैसे जैसे ब्रिटिश अपनी अपनी जो एरिया है वो एक्सपैंड करते गए, तो वो एनेक्स करते रहे अलग अलग टेरिटरी, अलग अलग किंग्स की। पहले उन्होंने मराठा को हराया, फिर सिख को हराया। तो जो हैंडीक्राफ्ट को बल्क में खरीदते थे वो तो ये प्रिंसेस ही थे जो खरीदते थे। अब ये प्रिंस जब इनसे हार गए तो यहाँ पर इंडिया में कोई रूलिंग क्लास इतनी बची नहीं जो इनका मटेरियल खरीदेगी। तो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय इसी वजह से हुआ क्योंकि इनके लिए कोई बायर नहीं बचा था, कोई इनका सामान खरीदने के लिए नहीं बचा था, क्योंकि प्रिंसेस को धीरे धीरे इन लोगों ने एनेक्स कर लिया। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा है, इंडिया के रॉ मटेरियल को ये बहुत ही चीप रेट पे खरीदते थे, बहुत ही मतलब जिसको कह सकते हैं लोअर लेवल ऑफ रेट्स उस पे खरीदा करते थे। और यही रॉ मटेरियल को वो ब्रिटेन में ले जा करके अपने फैक्ट्री मेड फिनिश गुड्स को बनाया करते थे और इसको भी इंडिया के गुड्स से लोअर रेट पे बेचते थे। अब देखो इंडिया के अंदर इंडस्ट्री पे दोहरी मार इन्होंने मारी। क्या? पहली, रॉ मटेरियल खरीद के ले गए बहुत चीप रेट पे, यहां पर अर्निंग नहीं हुई, और इंडिया के जो इंडियन गुड्स है उनसे लोअर रेट पे अपना फिनिश गुड्स बेचा, यहां पर अर्निंग नहीं हुई। अब ये जो बंदे, ये जो हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं और ये जो इंडियन गुड्स हैं, ये जो बेचते लोग, इनको तो काफी लॉस बियर करना हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। तो इनको कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आया होगा कि इन्होंने अपना काम धंधा बंद कर दिया होगा। तो लॉस के कारण इन्होंने अपना काम धंधा शट डाउन कर दिया, अपना जो बिजनेस है वो शट डाउन कर दिया। अब बिजनेस शट डाउन करने के बाद ये लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। अब बिजनेस कर नहीं सकते, अनएम्प्लॉयड है, आर्मी वगैरह ब्रिटिश की आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो बेसिकली अब बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि उसमें लॉस है, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो बेसिकली ये सारा अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन अब कौन बियर करेगा? ये सारे लोग जाएंगे अपने गांव और गांव जाकर के विलेजेस पे बर्डन प्रोड्यूस करेंगे, विलेजेस पे बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ओवर बर्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवर बर्डन। तो देखो क्या स्ट्रेटेजी थी इनकी। फर्स्ट में ये सब चीजें उन्होंने किया। सेकंड पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों को समझाया कि हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, जिसके कारण हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। जो ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो कि हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, वो हायर लेवल पे अनएम्प्लॉयड हुए, तो उनके पास काम धंधा नहीं था। जब उनपे काम धंधा नहीं था तो वो कहां चले गए थे? विलेजेस। और विलेजेस जाके विलेज काफी ओवरबर्डन हो गए, एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो गया था। सेकंड है इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ब्रिटिशर्स ने यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। तबाह करने के बाद उन्होंने अपने जो फिनिश गुड्स हैं उसको चीप रेट पे इंडिया की मार्केट में बेचा, और जो ऑलरेडी इंडिया की मार्केट में बिक रहे थे इंडियन गुड्स, उनको भी खत्म कर दिया। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। ब्रिटिशर्स के दौरान इंडिया में लैक ऑफ इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स हुआ करते थे, मतलब कोई भी कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्री नहीं होती थी, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि अपन लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको काम मिलेगा। अब काम मिलेगा तो वो अर्निंग करेंगे, अर्निंग करने के बाद वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो अपने राइट्स को जानेंगे। तो उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव यही था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने देनी, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल पे वो इम्पैक्ट करता,
इन फ्यूचर, इसलिए उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स के लिए, कोई इंडस्ट्री के लिए कोई फोकस नहीं किया। फिर उसके बाद आता है लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जो भी थोड़ी बहुत कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी भी, जैसे लाइक कॉटन टेक्सटाइल में ज्यादा काम था ना, तो कॉटन और टेक्सटाइल उसने भी हमारी जीडीपी पे लोअर कंट्रीब्यूशन किया, कुछ ज्यादा खास कंट्रीब्यूशन था नहीं उसका भी, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान इन्हीं सेक्टर्स पे रखा। क्या था? रेलवे, पावर, कम्युनिकेशन, पोर्ट। क्या ये वही सेक्टर है जो इन ब्रिटिशर्स की ही मदद कर रहे हैं गुड्स को ले जाने में? कैसे? रेलवे, क्या रेलवे उन्होंने बनाई अपने मतलब के लिए बनाई थी, ताकि उनके जो गुड्स हैं, फिनिश गुड्स है, वो हर एक गांव, हर एक जिले, हर एक इलाके तक पहुंच सके इंडिया की। दूसरा, पावर, क्या जो ब्रिटिशर्स की यहाँ पर रेलवे है या जो भी चीज ऑफिसेज है उसमें पावर की नीड होगी। कम्युनिकेशन, कहीं भी अगर म्यूटिनी होती है, कहीं भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है, तो ब्रिटिशर्स क्या कम्युनिकेशन की मदद से ही एक दूसरे से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर हमें मदद चाहिए। और पोर्ट, जो ब्रिटिशर्स का गुड्स था वो सी पोर्ट से ही आया करता था, सी रूट से ही आया करता था। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए ही थी, इसलिए उन लोगों ने कभी भी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया, और दिया भी तो थोड़े बहुत सेक्टर हैं जिन्होंने हमारी जीडीपी में कुछ खास अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं किया। तो इन द सेंस एट द लास्ट हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है फॉरेन ट्रेड, उसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग फॉरेन ट्रेड कवर कर रहे हैं, इससे पहले अभी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखा। तो फॉरेन ट्रेड में सबसे पहले मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं जब से ये लेसन पढ़ा रहा हूं, हमारे को उन्होंने एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का। अब इंडिया से कौन कौन से गुड्स एक्सपोर्ट होते थे चीप रेट पे, तो देखते हैं सिल्क, वूल, कॉटन, शुगर, इंडिगो और जूट, ये सारी चीजें यहां से वो चीप रेट पे लेकर जाया करते थे। दूसरी बात, इनको ले जाकर के वहां पर फैक्ट्री में माल बनता था, इंडस्ट्री में माल बनता था, और उसी का बना हुआ फिनिश गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता था, जस्ट लाइक वुलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स और लाइट मशीनरी। थोड़े बहुत जो कैपिटल गुड्स होते थे वो भी लाइट मशीन के वो इंडिया में आते थे। हैवी मशीन अब भी नहीं आ रही, लाइट मशीन आ रही है इंडिया में। अब थर्ड है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने हमारे इंडिया का जो भी फॉरेन ट्रेड होता था उससे मोर देन हाफ तो सिर्फ ब्रिटेन में ही जाता था। वो मतलब यहां से जो एक्सपोर्ट होगा चीज, मोर देन हाफ जो चीजें हैं वो तो ब्रिटेन में जाएगी, ये रेस्ट्रिक्टेड है, और कहीं नहीं बेच सकते। और जो बचा कुचा माल है वो हम लोग चाइना, श्रीलंका और ईरान में बेचते थे। हम लोग तो नहीं, ब्रिटिशर्स बेचते थे, और उसका फायदा भी वही लोग उठाते थे। फिर लास्ट पॉइंट है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में बताया है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करके ब्रिटेन में भेजा। मतलब पहला पॉइंट क्या है, ब्रिटिशर्स ने जितने भी उनके यहाँ पर ऑफिस थे, एम्प्लॉय थे, आर्मी थी, सबका खर्चा कहां से लिया? इंडियन टैक्सेस से पे किया। तो क्या ये ड्रेन ऑफ वेल्थ ही तो है? इंडिया की जो वेल्थ है वो कहां पर जा रही है? ब्रिटेन में जा रही है। किस किस फॉर्म में? सैलरी की फॉर्म में। वॉर एक्सपेंसेस, जितने भी इंडिया में उन्होंने वॉर या लड़ाई लड़ी है, मराठा के खिलाफ और सिखों के खिलाफ, या कोई भी जैसे कार्नेटिक वॉर भी हुई है, तो इन सब की जो वॉर एक्सपेंसेस है वो सब इंडियंस ने ही पे कर रहे हैं। फिर इंपोर्ट आइटम्स, और जो भी ब्रिटिशर्स को इंपोर्ट करना रहता था दूसरे नेशन से, वो भी जो एक्सपेंसेस है वो भी इंडियन ही बियर करते थे, मतलब हमारे ही टैक्स के पैसों से वो खरीदा जाता था। तो कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी वॉज वेरी करेक्ट इन हिज वे, क्योंकि उनको ये चीज बहुत पहले ही पता लग गई थी कि ब्रिटिश यहाँ रह करके हमारी जो वेल्थ है उसको ड्रेन कर रहे हैं, और उसका सीधा सीधा फायदा जाकर ब्रिटेन को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इंडस्ट्री और फॉरेन सेक्टर तो इस वीडियो में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर लेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर, सी यू।